हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं हम चैप्टर कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स। ये आपका थीम 9 है ग्रेड 12 बुक से, हिस्ट्री की। कोलोनियलिज्म अगेन आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, एक ऐसी कंट्री जो दूसरी कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कंट्री साइड मीन्स आपका रूरल एरिया की बात हो रही है। आर्काइव्स जो हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं वो फर्दर रेफरेंस के लिए या फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो है रखे जाते हैं जिस प्लेस पे, उसको आर्काइव्स कहते हैं। इस चैप्टर में आप मेनली देखेंगे कि जो कॉलोनियल रूल है उसका क्या मतलब होता था उन लोगों के लिए जो कंट्री साइड में रहते थे। आप मिलेंगे जमींदार से बंगाल के, राजमहल हिल ट्रैवल करेंगे जहां पर पहाड़ियाज और संथल्स रहते थे, और फिर आप जाएंगे वेस्ट की तरफ डेक्कन में। आप देखेंगे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने किस तरीके से अपने राज को स्टैब्लिश किया कंट्री साइड में, रेवेन्यू पॉलिसीज को लागू किया, और इन पॉलिसीज का क्या मतलब था अलग अलग सेक्शन पर लोगों के, और कैसे उसने इनकी जो रोज की जिंदगी थी उसको बदल के रख दिया। लॉज जो हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाते थे स्टेट के द्वारा, उनका लोगों पर कैसे वो क्या तय करते थे, मतलब ये जो कानून होते थे जो स्टेट इंट्रोड्यूस करती थी ये तय करते थे कि, और इस हद तक कि कौन कितना अमीर होगा, कौन कितना गरीब रहेगा, कौन नई लैंड एक्वायर करेगा, किसकी लैंड जिस पे वो रह रहा है उसे छिन जाएगी, कहाँ पीजेंट्स जाएंगे अगर उनको पैसे की जरूरत है। लोग जो हैं जो भी लॉज थी उसकी ऐसा नहीं था कि हमेशा उसका पालन ही करते थे, वो लॉज का विरोध भी करते थे एक्ट करके। जब उनको लगता था जो उनके लिए सही है वो उस लॉ के लिए विरोध भी करते थे कि भाई हाँ ये लॉ हमारे लिए सही नहीं है, तो वो उसके बदले में विरोध करते थे। ऐसा करने में लोगों ने बहुत से तरीके निकाले कि जिस तरीके से लॉज को चलाया जाए, और उसके उसी वजह से उन्होंने उस जो रिजल्ट होने थे उनको भी बदल के रख दिया। आपको ये भी पता चलेगा कि जो सोर्सेज हैं वो हमें बताते हैं इनकी हिस्ट्रीज के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में जो हिस्टोरियंस फेस करते हैं उनको इंटरप्रेट करने में। आप जानेंगे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और सर्वेज के बारे में, जर्नल्स और अकाउंट्स जो कि सर्वेयर्स और ट्रैवलर्स छोड़ के गए हैं, साथ ही साथ उन रिपोर्ट्स को जो प्रोड्यूस करी गई हैं इंक्वायरी कमीशन के द्वारा। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक इमेज है फिगर 9.1 जिसमें कॉटन जो है वो कैरी करी जा रही है विलेज से मंडी की तरफ। ये इलस्ट्रेट किया गया है लंदन न्यूज 20 अप्रैल 1861 को। फार्मर्स जो हैं वो बैलगाड़ियों पे कॉटन बेल्स जो हैं उनको लेकर जा रहे हैं मंडी के लिए। तो हमारा पहला टॉपिक है बंगाल एंड द जमींदार्स। आप जानते हैं कि कॉलोनियल रूल सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ बंगाल में। अब यहीं पर सबसे ज्यादा कोशिश करी गई कि रूरल सोसाइटी को रीऑर्डर किया जाए, नया रेजिमी लाया जाए लैंड राइट्स का, और एक नया रेवेन्यू सिस्टम स्टैब्लिश किया जाए। तो देखते हैं कि बंगाल के जो शुरुआत के साल थे कंपनी रूल के उसमें क्या हुआ। पहला है एन ऑक्शन इन बर्दवान। 1797 में एक ऑक्शन हुआ बर्दवान में, जो कि आज का प्रेजेंट डे बर्धमान है। ये एक बहुत ही बड़ा पब्लिक इवेंट था। बहुत सारे महल्स यानी जो एस्टेट्स थे जिनको राजा ऑफ बर्दवान होल्ड करते थे वो बेचे जा रहे थे, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो ऑलरेडी ऑपरेटेड हो चुका था 1793 में। अब इसमें क्या था परमानेंट सेटलमेंट में कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू फिक्स कर दिया था जो हर जमींदार को पे करना था। अगर एस्टेट जो हैं खास तौर से उस जमींदार के वो अगर रेवेन्यू नहीं पे कर पाते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए उनके एस्टेट्स की नीलामी कर दी जाएगी। अब राजा जो थे इनके ऊपर बहुत ज्यादा बकाया राशि जमा हो गई थी, इन्होंने रेवेन्यू पे करने में फेल हो गए थे, तो इनकी एस्टेट्स जो हैं वो नीलामी के लिए लगाई गई थी। राजा जो है एक तरह से बेसिकली किंग को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो टर्म है ये यूज किया जाता था पावरफुल जमींदार को बताने के लिए, डिनोट करने के लिए। बहुत सारे परचेजर जो है वो ऑक्शन में आए और एस्टेट जो है वो सबसे हाईएस्ट बिडर को बेच दी गई। पर कलेक्टर ने बहुत जल्दी इसके बाद समझ में आ गया कि यहाँ तो कुछ और ही मामला था। बहुत सारे परचेजर जो थे वो सर्वेंट्स और एजेंट्स थे राजा के, जिन्होंने उनके बिहाफ पे ये जमीनें खरीद ली थी। तो लगभग 95% जो सेल हुई ऑक्शन पे वो तो फेक थी। राजा की जो एस्टेट है वो पब्लिकली तो बेची गई, पर एक्चुअल में वो जमींदारी जो है उन्हीं के कंट्रोल में रही। तो राजा जो है वो रेवेन्यू क्यों नहीं पे कर पाए?
कौन परचेजर्स थे ऑक्शन में। ये जो स्टोरी है ये हमें बताएगी कि क्या हो रहा था रूरल एरियाज में ईस्टर्न इंडिया के उस समय। अभी आप यहाँ देखिए फिगर 9.2 में बर्दवान राजा जो थे उनका सिटी पैलेस डायमंड हार्बर रोड पे कलकत्ता में, उसकी फोटो है ये। लेट 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो रिच जमींदार थे बंगाल के, उनके सिटी पैलेसेस होते थे जिसमें बॉल रूम्स, बड़े बड़े ग्राउंड्स, एंट्रेंस पोर्चेस, और उसको सपोर्ट करते थे कोर्निथियन कॉलम्स जो यहाँ पर दिखाए गए हैं इस तरीके से। फिर आया प्रॉब्लम अनपेड रेवेन्यू का। जो एस्टेट्स थे बर्दवान राज के, वो अकेले नहीं थे जिनको बेचा जा रहा था क्लोजिंग ईयर्स में 18th सेंचुरी के। लगभग 75% जो जमींदारी थी वो बदल चुकी थी, क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट के बाद। परमानेंट सेटलमेंट को जो इंट्रोड्यूस किया गया उसमें ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने ये उम्मीद करी कि अभी तक वो जो प्रॉब्लम फेस करते आ रहे हैं बंगाल को जीत हासिल करने के बाद से वो सॉल्व हो जाएगी। 1770s में जो रूरल इकोनॉमी थी बंगाल की वो बहुत ज्यादा क्राइसिस में थी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अकाल पड़ रहा था। एग्रीकल्चरल जो उत्पादन है वो बहुत कम था। ऑफिशियल्स को लगा कि एग्रीकल्चरल ट्रेड और जो रेवेन्यू रिसोर्सेज है स्टेट के, वो तभी डेवलप किए जा सकते हैं अगर हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करें, मतलब बढ़ावा दें। और ये तब किया जा सकता था जब राइट्स जो प्रॉपर्टी की हैं उसको सिक्योर किया जाए और परमानेंटली फिक्स किया जाए जो रेट्स हैं रेवेन्यू डिमांड के उनको। अगर रेवेन्यू डिमांड जो स्टेट की है वो परमानेंटली फिक्स कर दी जाए तो कंपनी जो है उसको फायदा ये होगा कि उसको एक रेगुलर फ्लो मिलेगा इनकम का, जबकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं श्योर होगा कि उनको अपने इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा, क्योंकि स्टेट जो है फिर अगर बाई चांस उनका क्लेम जो है, उनका जो पैदावार है वो ज्यादा बढ़ जाती है, उनसे उनको ज्यादा मुनाफा होने लगता है, तो जो कंपनी है वो उसमें अपना दखल नहीं देगी, ना वो उसमें उनका अपना क्लेम का शेयर मांगेगी। तो इस प्रोसेस में ऑफिशियल्स को उम्मीद थी कि एक तरीके से जो ह्यूमन फार्मर्स है उनकी क्लास उभर के आएगी। ह्यूमन फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास अपना खुद की एक जमीन होती है, एक पूरा घर होता है, मतलब पूरे संपन्न होते हैं। और जो रिच लैंड ओनर्स हैं जिनके पास कैपिटल होगा, एंटरप्राइज होगा कि वो जो है एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करें। ब्रिटिश के द्वारा क्योंकि वो उनकी नर्चर किए जा रहे हैं तो ये क्लास जो है ज्यादा लॉयल होगी कंपनी के लिए, मतलब क्योंकि ब्रिटिशर्स इनको हेल्प कर रहे हैं तो इसलिए ये ज्यादा इनके लिए लॉयल रहेगी। पर प्रॉब्लम जो थी आइडेंटिफाई करने में इंडिविजुअल्स को जो कि एग्रीकल्चर भी इंप्रूव कर सके और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सके कि आप जो है फिक्स रेवेन्यू जो है स्टेट को देंगे, इसको कैसे ढूंढा जाए। बहुत लंबी बहस के बाद कंपनी ऑफिशियल्स के बीच में परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किया गया राजास के साथ और तालुकदार जो बंगाल के थे उनके साथ। अब उनको क्लासिफाई किया गया एज जमींदार और उनको रेवेन्यू पे करना था। जो रेवेन्यू डिमांड थी वो जो है उनके साथ जो फिक्स कर दी गई थी उसका उनको पे करना था। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जमींदार जो है वो लैंड ओनर नहीं था गांव के अंदर, बल्कि रेवेन्यू कलेक्टर था स्टेट का। जमींदार जो है उनके अंडर बहुत सारे गांव आते थे, मतलब लगभग 400 गांव आते थे। अब कंपनी की जो कैलकुलेशन थी उसके अंदर एक जमींदारी जो है वो एक रेवेन्यू स्टेट बन रही थी, मतलब जो विलेजेस एक जमींदारी के अंदर आती हैं वो एक रेवेन्यू स्टेट बनेगी। कंपनी ने फिक्स कर दी टोटल डिमांड पूरे एंटायर स्टेट पे, जिसका रेवेन्यू जो है जमींदार से कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि वो पे करेगा। जमींदार रेंट कलेक्ट करते थे अलग अलग गांव से, रेवेन्यू पे कर देते थे कंपनी को, और जो भी उनको फायदा होता था, जो मुनाफा होता था, डिफरेंस आता था इनकम में, वो उनका हो जाता था। उनसे उम्मीद की जाती थी वो कंपनी को रेगुलरली पे करेंगे और अगर बाई चांस फेल हो गए तो उनकी जो एस्टेट है उसको नीलाम कर दिया जाएगा, ऑक्शन कर दिया जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं फिगर 9.3, यहाँ चार्ल्स कॉर्नवालिस की फोटो दी हुई है 1738 से 1805, जिसको पेंट किया था थॉमस गेंसबोरो ने। ये जो है कमांडर थे ब्रिटिश फोर्सेस के अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान और गवर्नर जनरल थे बंगाल के जब परमानेंट सेटलमेंट जो है इंट्रोड्यूस हुआ 1793। तालुकदार हमने अभी पढ़ा, तालुकदार का मतलब होता है एक ऐसा जो ताल्लुक को होल्ड करता है या कनेक्शन उससे रिलेटेड। ताल्लुक मतलब हुआ एक अलग ही टेरिटोरियल जो यूनिट है पूरा, उसको जो है हम ताल्लुक कहते हैं, एक एरिया को हम
ताल्लुक कहते हैं। अब जमींदार जो है वो डिफॉल्टेड क्यों हो रहे थे पेमेंट्स पे? कंपनी ऑफिशियल्स को लगा कि एक फिक्स रेवेन्यू डिमांड जो है उससे जमींदार को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी और एश्योर रहेगा कि रिटर्न्स मिलेंगे उसे इन्वेस्टमेंट में, तो वो जो है एनकरेज करेगा कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेट्स और इम्प्रूव हो। मतलब अगर उसको फायदा होगा तो वो अपने एस्टेट्स पे काम करवाएगा, ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करेगा। जो शुरू के दशक थे परमानेंट सेटलमेंट के बाद, जमींदार जो हैं वो रेवेन्यू डिमांड को रेगुलर पे करने में फेल होने लगे और धीमे धीमे उनकी जो बकाया राशि है वो बढ़ने लग गई। अब जो फेल होने के कारण थे वो बहुत सारे थे। पहला, जो इनिशियल डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो इस वजह से थी क्योंकि अगर डिमांड फिक्स्ड है, पूरे जितना भी समय है उसके लिए अगर डिमांड फिक्स कर दी है तो कंपनी जो है कभी भी क्लेम नहीं कर पाएगी। बाई चांस अगर उनकी इनकम बढ़ी तो उसमें से वो हिस्सा क्लेम नहीं कर सकती। जो भी ज़मीन है, क्योंकि दाम बढ़ेंगे, कल्टीवेशन फैलेगा, पर कंपनी के प्राइसेस फिक्स रहेंगे। तो इस लॉस को कम करने के लिए कंपनी ने क्या किया, रेवेन्यू डिमांड्स जो हैं वो हाई कर दी। तर्क क्या रखा गया कि जो बर्डन है जमींदार पर वो कम हो जाएगा जैसे जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्राइस और ज़्यादा बढ़ेंगे। दूसरा क्या था, ये जो हाई डिमांड थी ये लागू की गई थी 1790s में, एक ऐसे टाइम पे जब जो प्राइसेस थे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वो कम थे, जिससे जो रायट्स थे उनको बहुत मुश्किल हो रहा था अपने ड्यूज को जमींदार को पे करना। रायट्स क्या है? रायट्स जो है एक तरीका है, टर्म है रायत, जिसको यूज किया जाता है किसानों को डेजिग्नेट करने के लिए। अब इसको जो है रायट के तौर पे स्पेल किया गया है ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में। तो रायट्स जो है बंगाल में ये खाली कल्टीवेट ही नहीं करते थे लैंड को डायरेक्टली, बल्कि जो अंडर राइट्स थे उनको जो है लीज पर भी देते थे। अब अगर जमींदार जो है वो रेंट कलेक्ट नहीं कर पाया तो वो कंपनी को कैसे पे करेगा? दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन क्या था? रेवेन्यू जो है वो इनवेरिएबल थी, भले ही कैसी भी फसल हो उसको पंक्चुअली पे करना जरूरी है। यहां तक कि जो सनसेट लॉ थी उसके अकॉर्डिंग अगर पेमेंट जो है वो स्पेसिफाइड डेट के अकॉर्डिंग सनसेट तक नहीं पहुंचा तो जमींदार जो है उसकी जो एस्टेट है उसको नीलाम कर दिया जाएगा। ये थर्ड रीजन था। फोर्थ रीजन क्या था कि परमानेंट सेटलमेंट ने शुरुआत में जो जमींदार की पावर थी उसको सीमित कर दिया। खाली वो रेंट कलेक्ट करते थे राइट से और मैनेज करते थे अपनी जमींदारी को। कंपनी ने पाया कि जो जमींदार हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, पर वो चाहती थी इनको कंट्रोल और रेगुलेट करना, उनकी अथॉरिटी को कम करना और उनकी जो छूट है उसको और कंट्रोल करना। जमींदार के जो ट्रूप्स थे उनको खत्म कर दिया गया, कस्टम ड्यूटीज खत्म कर दी गई और उनकी जो कचहरी होती थी वो भी कलेक्टर जो कि कंपनी ने अपॉइंट किया था उसके सुपरविजन में आ गई। तो जमींदार की अपनी पूरी पावर खत्म हो गई थी कि वो लोकल जस्टिस ऑर्गेनाइज कर सकें या लोकल पुलिस को ऑर्गेनाइज कर सकें। उनकी जो एक पावर थी वो सब खत्म हो गई। कलेक्ट्रेट उभर के आया ऑल्टरनेटिव सेंटर अथॉरिटी का, उसने तो बिल्कुल ही जमींदार को जो है जो कर सकता था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर जमींदार ने अपनी रेवेन्यू नहीं पे कर पाए तो कंपनी ऑफिशियल जो है उसको फौरन वहां भेजा जाएगा, जिसमें उसको खास तौर से इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि आप पूरी डिस्ट्रिक्ट का चार्ज ले लीजिए और जो भी तरीका हो सकता है अपनी सारी पावर जो राजा की या उसके ऑफिसर्स की पावर है, अथॉरिटी है, इन्फ्लुएंस है, उसको खत्म करने के लिए आप हर चीज तरीके अपना सकते हैं। जिस टाइम पे रेंट कलेक्शन होता था, एक ऑफिसर जो है जमींदार का जिसको कहा जाता था अमला, वो गांव में आता था, पर रेंट कलेक्शन जो है वो एक सालों साल की समस्या थी। कई बार फसल अच्छी नहीं हुई, दाम कम है, जिससे जो पेमेंट होता था ड्यूज का वो बहुत मुश्किल हो जाता पे करना राइट्स के लिए। कभी क्या होता था, राइट्स जो है जानबूझ के पेमेंट डिले कर देते थे। जो रिच राइट्स थे या विलेज हेडमैन थे जैसे जोतेदार और मंडल्स, यही जो है खूब खुश रहते थे कि जमींदार को परेशानी हो रही है। उनको देखने में बड़ा मजा आता था कि जमींदार को परेशानी हो रही है। तो जमींदार जो हैं अब वो अपनी पावर इनके ऊपर आसानी से नहीं चला पाते थे। जमींदार सिर्फ डिफॉल्टर्स को पनिश कर सकते थे, पर जो जुडिशियल प्रोसेस था वो बहुत लंबा होता था।
बर्धमान में लगभग 30,000 पेंडिंग स्वीट्स थे, जो एरियर्स जो रेंट पेमेंट के थे 1798 में, उसको लेकर 30,000 पेंडिंग केसेस चल रहे थे। अब आता है द राइज ऑफ जोतेदार्स, जहां बहुत सारे जमींदार जो है क्राइसिस फेस कर रहे थे एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। वही जो एक ग्रुप था रिच किसानों का, वो जो है कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को गांव में मजबूत कर रहे थे। फ्रांसिस बुकनान का जो सर्वे है दिनाजपुर का डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बंगाल में, उसमें हमें बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है रिच पीजेंट्स की ये जो क्लास थी उसको, जिसको जोतेदार कहते हैं। अर्ली 19th सेंचुरी में जोतेदार जो है उन्होंने बहुत बड़े एरियाज जो है लैंड के उनको एक्वायर कर लिया। कई बार लगभग 1000 एकड़ के से ज्यादा जो है उन्होंने एक्वायर कर ली थी। वो जो है लोकल ट्रेड और मनी लैंडिंग दोनों को कंट्रोल कर रहे थे। बहुत ज्यादा उनकी पावर जो है एक्सरसाइज कर रहे थे पुअर कल्टीवेटर्स के जो उस रीजन के थे उनके ऊपर। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो लैंड का है वो कल्टीवेट किया जा रहा था शेयर क्रॉपर्स के थ्रू। अधियार्स या बर्गदार्स जो थे, जो अपने खुद के हल लाते थे, काम करते थे, मेहनत करते थे फील्ड में, और फिर आधी फसल जो है वो जोतेदार को दे देते थे जब फसल कटती थी। गांव के अंदर जो पावर थी जोतेदार की वो कहीं ज्यादा थी जमींदार के मुकाबले। अब जो जमींदार थे वो तो ज्यादातर अर्बन एरियाज में रहते थे, पर जोतेदार जो थे वो गांव में रहते थे और डायरेक्ट कंट्रोल होता था उनके ऊपर। जो पुअर विलेजेस होते थे उनका एक जो सेक्शन होता था उसके ऊपर इनका डायरेक्ट कंट्रोल होता था। वो पूरी तरीके से कोशिश करते थे कि जमींदार का जो है जो भी एफर्ट्स है जमींदार के उसका विरोध करते थे कि आप जो है जो जामा है गांव का उसे बढ़ाएं नहीं। जमींदारी ऑफिशियल्स जो हैं अपनी ड्यूटी निभा ले उसको रोकते थे। राइट्स को जो है मोबिलाइज करते थे जो उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, और जानबूझ के डिले करते थे रेवेन्यू के जो पेमेंट्स होते थे जमींदार को। जब एस्टेट जो जमींदार की थी ऑक्शन हो जाती थी क्योंकि रेवेन्यू पेमेंट का फेलियर हो जाता था, वो नहीं पे कर पाते थे, तो ज्यादातर जो जोतेदार होते थे वो होते थे परचेजर्स के बीच में। जोतेदार जो है मोस्टली कहा जाए तो बहुत पावरफुल थे नॉर्थ बंगाल में, जबकि जो रिच पीजेंट्स या जो विलेज हेडमैन थे वो इमर्ज हो रहे थे एक कमांडिंग फिगर्स के तौर पे कंट्री साइड में, अदर हिस्सों में बंगाल के साथ जो जोतेदार के साथ साथ। कुछ प्लेसेस पे उनको हवलेदार भी कहा जाता था, और नहीं तो बाकी जगहों पे उनको गांतीदार या मंडल्स कहा जाता था। और इनके राइज होने से जो जमींदारी की अथॉरिटी थी वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर पड़ गई। अब आप यहाँ देखिए फिगर 9.4, ये एक बंगाल के विलेज का सीन है जिसको पेंट किया है जॉर्ज चिन्नरी ने। ये जो है 1820 का है। चिन्नरी जो है वो इंडिया में रहे 23 ईयर्स के लिए। वहाँ इन्होंने पेंटिंग करी, पोर्ट्रेट्स की, लैंडस्केप्स की, सीन्स जो एवरीडे लाइफ के थे कॉमन पीपल के। जोतेदार और मनी लेंडर्स जो है वो रूरल बंगाल में हाउसेज में रहते थे, जो आप राइट में देख सकते हैं। ऐसे हाउसेज में जो है जोतेदार और जो जमींदार थे वो रहते। यहाँ पर आपको दी गई है एक फिगर पावर जो रूरल बंगाल में थी उसको दर्शाने के लिए। जमींदार जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल थे रेवेन्यू पे करने के लिए कंपनी को, डिस्ट्रीब्यूट करना रेवेन्यू डिमांड्स जो गांव के ऊपर थी, मतलब ओवरऑल पूरे गांव में जो भी रेवेन्यू डिमांड थी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। हर विलेज का जो राइट था यानी किसान था, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको रेंट पे करना होता था जमींदार को। जोतेदार जो है वो लोन देते थे बाकी राइट्स को, और उनकी जो फसल होती थी उसको बेचते थे। राइट्स कल्टीवेट करते थे कुछ हिस्से को, और बाकी जो होती थी उसको अपने से जो नीचे राइट्स होते थे उनको रेंट पे दे देते थे। अब अंडर राइट्स जो थे वो पे करते थे रेंट इन राइट्स को। सब लोग जो है एक दूसरे से रिलेटेड थे। अब जमींदार की रजिस्ट देखते हैं। जो अथॉरिटी थी जमींदार की रूरल एरियाज में वो खत्म नहीं हुई। जहां एक तरफ वो बहुत हाई रेवेन्यू डिमांड से झेल रहे थे, या उनको पता था कि अगर नहीं दे पाए तो उनका जो एस्टेट है उसे नीलाम कर दिया जाएगा, तो उन्होंने जो है इस दबाव को झेलने के लिए नए तरीके निकाल लिए। अब नए संदर्भ नई स्ट्रैटेजी ले आते हैं। ऐसे ही फिक्शियस सेल जो है वो एक स्ट्रैटेजी थी, मतलब बेची भी जा रही है पर वो फेक हो रहा है सब। इसमें क्या था, बहुत सारे मेनोवियर्स शामिल थे। मेनोवियर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आप बहुत ही स्किल और केयर के साथ जो है आप इसको करते हैं। जो राजा थे बुर्दवान के, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी जो जिम्मेदारी थी अपनी मदर के नाम पे ट्रांसफर करी,
क्योंकि कंपनी ने कहा था, कंपनी ने एक ऑफिशियली जो है ये कहा था कि प्रॉपर्टी जो विमेन की है वो नहीं ली जाएगी। फिर उनका सेकेंड मूव क्या किया, उन्होंने अपने एजेंट से ऑक्शंस को मैनिपुलेट कराया। जो रेवेन्यू डिमांड थी कंपनी की वो जानबूझ के रोकी गई और जो अनपेड बैलेंसेस थे उनको जानबूझ के और ज्यादा बढ़ने दिया। जब एक हिस्सा जो एस्टेट का ऑक्शन किया गया तो जमींदार के ही लोगों ने प्रॉपर्टी को खरीद लिया, जो बाकी और परचेजर्स थे उनसे ज्यादा ऊंची बोली लगा के। फिर क्या हुआ, उन्होंने जो है परचेज मनी को देने से मना कर दिया। तो अगेन फिर से एस्टेट की नीलामी हुई, फिर जमींदार के लोगों ने खरीदा और फिर परचेज मनी नहीं पे किया गया। फिर एक बार ऑक्शन हुआ, तो ये जो है लगातार ऑक्शन चलता रहता था। अब इससे जो स्टेट था वो परेशान हो गया और जो बाकी बिडर्स थे ऑक्शन पे वो भी परेशान होने लग गए। एट लास्ट स्टेट ने क्या किया गया कि उन्होंने उन्हीं जमींदार को कम दामों पे उनकी एस्टेट को वापस बेच दिया। तो कौन फायदे में रहा? जमींदार। अब देखते हैं सोर्स वन। सोर्स वन है जोतेदार्स ऑफ दिनाजपुर। बुकनान जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि जोतेदार्स यानी कि जो बिग और रिच पीजेंट्स थे दिनाजपुर नॉर्थ बंगाल के, वो कैसे जो है डिफाई करते थे एक तरह से जमींदार को, और उनको जो उनकी अथॉरिटी थी उसको वो जो है कमजोर करते थे। उन्होंने कहा कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो जोतेदार को पसंद नहीं करते थे, पर उनको उनकी जरूरत भी थी, क्योंकि जोतेदार जो हैं वही थे जो पैसे देते थे गरीब लोगों को, गरीब किसानों को, जो कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपने आप खुद नहीं करते थे, लेकिन जो जोतेदार हैं वो गरीब किसानों को पैसे देते थे, इसलिए उनको उनकी जरूरत थी। अब जोतेदार क्या थे, वो जो है बहुत बड़ा हिस्सा जो है लैंड का वो कंट्रोल करते थे, बहुत ज्यादा जिद्दी थे, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट थे। वो ये जानते थे कि जमींदार का जो है इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो जो है एक बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा जो है रेवेन्यू का वो जमींदार को पे करते थे, और ज्यादातर जो है जितना बैलेंस होता था उसको वो जो है डिले कर देते थे। अपने पास बहुत जमीन रखते थे, जितनी कॉन्ट्रैक्ट में दी गई होती थी उससे ज्यादा, जिसको पोटा बोलते हैं, उससे कहीं ज्यादा जो है वो जमीन अपने पास रखते थे। अगर जमींदार का जो ऑफिसर है वो उनको बुलाता है कि आप ऑफिस में आइए, तो वो जो है उसको चाहे जैसे कहते हैं ना, जमींदार ने शिकायत करी कि भाई आप क्या कहते हैं इतनी जमीन क्यों रखते हैं, स्कोल्ड करने के लिए या जो भी कहो पनिश करने के लिए उनको कचहरी में बुलाया गया, तो जो जोतेदार होते थे वो इमीडिएटली क्या करते थे, पुलिस स्टेशन में जो है कंप्लेंट फाइल कर देते थे, जैसे फौजदारी थाना कहते हैं, ये कह के कि हमें जो है जबरदस्ती इम्प्रिजन किया जा रहा है, या जो कोर्ट होते थे मुंसिफ के वहां ये कहा जाता था कि हमसे जो हमारी इंसल्ट करी गई है। तो ये एक तरीके से उनका कंट्रोल जो है अपना इतना ज्यादा था कि जमींदार की शिकायत का भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो जहां एक तरफ इस तरह के केसेस से डील किया जा रहा था, वहीं वो जो है एनकरेज कर रहे थे जो छोटे छोटे किसान हैं कि आप जो हैं उनको, जमींदार को रेवेन्यू जो है वो पे ना करें, जिससे उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाए। तो ओवरऑल इसका जो मीनिंग है वो ये है कि जो जोतेदार थे वो बहुत पावरफुल थे, क्लेवर थे, वो इग्नोर करते थे जमींदार की अथॉरिटी को, लीगल कंप्लेंट्स का इस्तेमाल करते थे अपने को बचाने के लिए, और यहाँ तक कि इन्फ्लुएंस करते थे बाकी फार्मर्स को कि तुम भी जो है रेंट मत दो, जिससे जमींदार जो है वो बहुत कमजोर हो जाए और फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। तो अभी हमने देखा कि जो जमींदार थे वो कभी भी पूरी रेवेन्यू डिमांड को पे नहीं करते थे, तो कंपनी भी उसको बहुत कभी कदा को पाता था कि रिकवर कर पाए, नहीं तो वो भी रिकवर नहीं कर पाती थी। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो है बहुत बड़े स्केल पे होते थे। 1793 और 1801 के बीच में 4 बड़ी जमींदारी जो बंगाल की थी, जिसमें बर्दवान शामिल थे, इन्होंने बेनामी परचेजेस करके उस समय लगभग इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली थी जिसकी लगभग 30 लाख कीमत होगी। जो भी टोटल सेल्स हुए ऑक्शंस में 15% जो है उसमें फेक होते थे। और भी तरीके थे जिससे जमींदार जो हैं वो अपने आप को बेघर होने से बचा लेते थे। जब लोग जो हैं बाहर के जमींदारी के आते थे एस्टेट के खरीदने के लिए ऑक्शन में, तो वो कभी भी ऐसा नहीं हो पाया कि उनको हमेशा कब्जा मिल जाए,
कई बार उनके एजेंट्स जो हैं वो अटैक कर देते थे, जो कि क्या कहते हैं लठियाल्स होते थे, उनके ऊपर अटैक कर देते थे। जो फॉर्मर जमींदार हैं उन्होंने अपने लिए लठियाल्स रख रखे थे, जो लाठी लेके चलते हैं और जब भी जरूरत पड़े तो हमला कर देते हैं। तो जो एजेंट्स आते थे खरीदने के लिए, जिनके भी जमींदार के, उनके ऊपर ये लठियाल्स अटैक कर देते थे। कई बार जो राइट्स होते थे वो भी बाहर के जो आउटसाइडर्स थे उनकी एंट्री का विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ लॉयल्टी दिखती थी अपने जमींदार के प्रति, और वो मानते थे कि भाई ये तो हमारे लिए फिगर ऑफ अथॉरिटी हैं, और अपने आप को ये लोग एक प्रजा की तरह देखते थे। तो जो सेल होती थी जमींदारी की, वो उनकी पहचान को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती थी, उनका जो प्राइड है उसको भी। तो जमींदार को आसानी से जो है डिस्प्लेस नहीं किया गया। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में डिप्रेशन जो प्राइसेस का था वो खत्म हो गया। अब जिन लोगों ने इस ट्रबल को सरवाइव कर लिया 1790s को का जो ट्रबल था, उसने अपनी पावर बहुत इकट्ठी कर ली। जो रूल्स थे रेवेन्यू पेमेंट के वो भी अब फ्लेक्सिबल किए गए। नतीजा क्या हुआ कि जमींदार की जो पावर थी गांव के ऊपर वो मजबूत हो गई। अब ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ 1930s का, उसी टाइम पे ये लोग जो है फाइनली कोलैप्स कर हुए, और जो जोतेदार थे अब उन्होंने अपनी पावर कंट्री साइड में काफी ज्यादा इकट्ठी कर ली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 9.6 महाराज मेहताब चंद है 1820 to 79। जब परमानेंट सेटलमेंट इम्पोज किया गया तो तेज चंद जो थे वो राजा थे बर्दवान के, उन्हीं के अंडर मेहताब चंद जो हैं, जो एस्टेट कहना चाहिए खूब फल फूल रही थी, वो मेहताब चंद के अंडर हुई। मेहताब चंद ने ब्रिटिश की हेल्प करी संथल रिबेलियन के टाइम पे और 1857 रिवोल्ट के टाइम पे। तो ये लॉयल रहे ब्रिटिश के प्रति, इसलिए इनकी जो एस्टेट थी वो खूब फल फूल रही थी। फिर आता है फिफ्थ रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले बेनामी, अभी हमने एक ऊपर टर्म पढ़ा था। बेनामी का मतलब होता है एनोनिमस, एक ऐसा टर्म जो हिंदी और बाकी और इंडियन लैंग्वेजेस में यूज किया जाता है उन ट्रांजैक्शंस के लिए जो कि फिक्शियस नाम पे करी जाती है, या ऐसे पर्सन के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि जो रियल बेनिफिशियरी होता है उसका नाम कहीं नहीं आता। दूसरा हमने वर्ड पढ़ा था लठियाल, इसका मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास लाठी या स्टिक होती है और जो कि स्ट्रॉन्ग मैन माना जाता था जमींदार का, जहां जरूरत पड़ी वहां जमींदार इसका इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट आता है द फिफ्थ रिपोर्ट। बहुत सारे चेंजेस जो है हमने डिस्कस किए हैं, जो कि काफी डिटेल में डॉक्यूमेंट किए गए थे रिपोर्ट के अंदर, जो कि सबमिट करी गई ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1813 में। ये जो है फिफ्थ थी सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स की, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, एक्टिविटीज को लेकर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कर रही थी। इसको फिफ्थ रिपोर्ट के तौर पर रेफर किया जाता है। इसमें लगभग 1002 पेजेस है, जिसमें 800 पेजेस जो है वो अपेंडिसेस हैं जो रिप्रोड्यूस करती हैं पिटीशन जमींदार की, राइट्स की, रिपोर्ट्स कलेक्टर्स की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, स्टैटिस्टिकल टेबल्स हैं रेवेन्यू रिटर्न्स को लेकर, और नोट्स है रेवेन्यू और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो बंगाल और मद्रास के किए गए थे ऑफिशियल्स के द्वारा। जब से कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी, जिसने अपना रूल एस्टैब्लिश किया था बंगाल में मिड 1760s में, उनकी जो एक्टिविटीज थी उसको बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा था, उस पर बहस हो रही थी इंग्लैंड के अंदर। बहुत सारे ग्रुप्स थे ब्रिटेन के अंदर जो अपोज कर रहे थे, जो मोनोपोली हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड को लेकर इंडिया और चाइना के साथ। ये जो ग्रुप्स थे ये चाहते थे कि वो जो रॉयल चार्टर है जिसने कंपनी को ये मोनोपोली दी है उसको जो है दोबारा से विड्रॉल कर लिया जाए, मतलब इसको खत्म किया जाए, क्योंकि इससे कंपनी की मोनोपोली हो रही है इस ट्रेड के ऊपर जो वो इंडिया और चाइना से कर रहा है। जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे उनकी जो बढ़ती हुई संख्या थी वो चाहते थे कि इंडियन ट्रेड में उनको भी हिस्सा मिले, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ब्रिटेन के वो चाहते थे कि इंडियन मार्केट जो है खोल दिया जाए ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए। बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स ने ये तर्क रखा कि जो बंगाल की जीत है उससे फायदा सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहा है, ना कि पूरे ऑल ओवर ब्रिटिश नेशन को। और जो जानकारी थी कंपनी के मिस रूल की, मैल एडमिनिस्ट्रेशन की, वो बहुत ज्यादा गर्मा गर्म बहस का विषय होता था ब्रिटेन में। इंसिडेंट्स जो ग्रीड के, करप्शन के कंपनी ऑफिशियल के थे उनको बहुत ज्यादा पब्लिसाइज प्रेस में किया जाता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सीरीज ऑफ एक्ट्स पास किए लेट 18th सेंचुरी में, ताकि रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सके कंपनी रूल को इंडिया के अंदर। उन्होंने मजबूर किया कंपनी को कि आप रेगुलर रिपोर्ट्स देंगे एडमिनिस्ट्रेशन पर जो इंडिया में आप कर रहे हैं। कंपनी ने जो है अपॉइंट की कमिटीज, ताकि जो भी अफेयर्स है कंपनी के उनके ऊपर जांच करी जा सके।
तो फिफ्थ रिपोर्ट जो है एक ऐसी ही रिपोर्ट थी जिसको सेलेक्ट कमिटी ने प्रोड्यूस किया था। यही आधार बना इंटेंस पार्लियामेंट्री डिबेट्स का, जो कि नेचर था ईस्ट इंडिया कंपनी रूल का इंडिया के अंदर। उसके ऊपर जो पार्लियामेंट में बहस हुई है, उसका मेन जो आधार रहा वो ये फिफ्थ रिपोर्ट रही। अब आप यहाँ देखिए फिगर 9.7, ये अंदुल राज पैलेस की है। जो अवशेष हैं इस पैलेसेस के, जो दर्शाते हैं कि अब ये दौर जो है खत्म हो चुका है। सत्यजीत रे की जो फेमस फिल्म थी जलसा घर, जो कि आधारित थी एरिस्टोक्रेटिक जो जमींदार स्टाइल था लिविंग का, वो किस तरह से डिक्लाइन हो गया उसको दिखाया गया था। और ये शूट की गई थी अंदुल राज पैलेस में ही। लगभग 150 साल से कह सकते हैं ये जो फिफ्थ रिपोर्ट थी, इसने हमारा जो कंसेप्शन था, जो भी कुछ हुआ रूरल बंगाल में लेट 18th सेंचुरी में, उसको काफी हद तक शक्ल दी। जो भी फिफ्थ रिपोर्ट में एविडेंसेस दिए हैं वो इनवैल्यूएबल, पर ऑफिशियल रिपोर्ट्स जिस तरह की जो होती हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है। हमें ये जानना होगा कि किसने ये रिपोर्ट लिखी और क्यों ये लिखी। जो रीसेंट रिसर्चेस हैं वो बताती हैं कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस जो कि ऑफर किए गए थे फिफ्थ रिपोर्ट के, उनको बिना किसी आलोचना के एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। रिसर्चर्स ने बहुत ही केयरफुली एग्जामिन किया जो आर्काइव्स थे अलग अलग बंगाल जमींदार के या जो लोकल रिकॉर्ड्स थे डिस्ट्रिक्ट्स के, ताकि वो जो है हिस्ट्री कॉलोनियल रूल की रूरल बंगाल में लिख सके। वो दर्शाते हैं कि जो जिस हद तक वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि हम कंपनी जो है वो सही से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रही है, तो उसको दिखाने के लिए फिफ्थ रिपोर्ट ने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कोलैप्स दिखाया कि कैसे ट्रेडिशनल जो जमींदारी पावर है वो कोलैप्स कर गई। साथ ही साथ जमींदार जो है जिस हद तक अपनी ज़मीन को खो रहे थे उसको भी उन्होंने बहुत ओवर एस्टिमेट करके दिखाया। जैसा कि हमने देखा कि जब जमींदारी जो है ऑक्शन करी जाती थी, तो जमींदार जो है वो ऐसा नहीं था कि हर वक्त डिस्प्लेस हो जाते थे, बल्कि उन्होंने ऐसे मेथड्स निकाल लिए थे जिससे वो अपनी जो जमींदारी है उसको बचा लेते थे। पर ये जो फिफ्थ रिपोर्ट थी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था, जस्ट ये दिखाने के लिए कि जो कंपनी है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा गलत तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही है। यहाँ दिया हुआ है सोर्स 2 फ्रॉम द फिफ्थ रिपोर्ट। ये जो फिफ्थ रिपोर्ट है ये बेसिकली डिस्क्राइब कर रही है कि कैसे जो जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड थे, वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को टाइम पर पे नहीं कर पाते थे और इसी डिले के कारण उनकी जो लैंड है वो ऑक्शन के लिए रखी जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो अपने पैसे को रिकवर कर सके। अब एग्जाम्पल के लिए 1796-97 में लैंड जिसकी वर्थ थी लगभग 28.7 लाख रुपीस, उसको एडवर्टाइज किया गया सेल के लिए। उसमें से लैंड जिसकी कीमत थी लगभग 14.2 लाख वो तो बिक गई और जो टोटल मनी उससे अर्न हुआ सेल से वो था 17.9 लाख रुपीस। इसी तरह से अगले साल 1797-98 में जो लैंड एडवर्टाइज करी गई उसकी कीमत थी 26.6 लाख रुपीस और उसमें से लगभग 22.7 लाख जो है वो सोल्ड हुई और फायदा कितने का हुआ, 21.5 लाख रुपीस का जो है अर्निंग हुई। तो ये बताता है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो लैंड का था उसको ऑक्शन तो किया जाता था हर साल, क्योंकि जमींदार जो हैं वो अपने टैक्सेस को टाइम पर नहीं दे पाते थे। यहाँ तक कि जो ओल्ड और रिस्पेक्टेड जमींदार फैमिलीज थी, जैसे राजा नदिया के, राजेशाही के, बिशेनपुर के, जो भी और सारी डिस्ट्रिक्ट्स है बंगाल की, ये इन्होंने अपने हिस्से खो दिए थे एस्टेट के। हर साल जो है इनकी प्रॉपर्टीज का कुछ हिस्सा जो है वो बेच दिया जाता था, जिससे ये जो रिच फैमिलीज थी कभी, अब ये बिल्कुल पॉवर्टी और रूइन की कगार पे थी। ब्रिटिश और रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए इसने प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करी, क्योंकि जब बड़े जमींदार अपनी जमीन खो देते थे तो बहुत मुश्किल हो जाता था कि अपने जो फुल रेवेन्यू है, जितना गवर्नमेंट एक्सेप्ट करना चाह रही है, उम्मीद करती है मिलेगा, उसको वो कलेक्ट नहीं कर पाती थी।